नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2021 का पेपर चल रहा है और 29 अक्टूबर का जो शिफ्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इससे हमको आइडिया भी मिल जाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड रह रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इन सेशन को मिस मत कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी या कहाँ से आरंभ हुई थी। तो देखिए, डांडी यात्रा को हम डांडी मार्च भी कहते हैं, जिसे नमक मार्च के तौर पर भी जाना जाता है, साल्ट मार्च के तौर पर भी जाना जाता है, डांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि जो हम गांधी जी कहते हैं, महात्मा गांधी, उनके नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगर इसे देखें शुरुआत, तो 22 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध यानी कि जो टैक्स है उसके विरोध में अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से, कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती से, और ये कहाँ तक, अरब सागर तक ये चला। ठीक है, और ये डांडी के तटीय शहर तक, जो डांडी जगह है वहाँ के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की गई। और इस यात्रा का उद्देश्य था गांधी और उनके समर्थकों के द्वारा जल जो है समुद्र का, उसमें नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की अवहेलना करना। और 1929 की जो लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस कार्य समिति जो हुई थी, उनमें टैक्स का भुगतान न करने के साथ ही सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक है, 1929 में ही एक क्लियर हो गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, कार्यक्रम होगा और इसके अंतर्गत टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, और साबरमती आश्रम में फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को अपने अनुसार समय और स्थान का चयन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। यानी कि फरवरी 1930 में जो साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें कहा गया कि गांधी जी फ्री हैं अपना समय और स्थान सुनिश्चित करने के लिए कहां से और कब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के जगह से हटाकर उसको विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो आपको पता है कि ये 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया और संपत्ति के अधिकार को 1978 में यानी 1978 में संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ उसके द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित किया गया। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंदर, ठीक है, किसमें, आर्टिकल 31 के अंदर एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A, ठीक है, 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, उसके पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार में रखा गया था और जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन हो गया तो उसमें अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसको विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से उचित प्रक्रिया और विधि के अधिकार का पालन करके ही वंचित कर सकता है। ऐसे नहीं है कि अगर उसको अब मौलिक अधिकार नहीं है तो कभी भी उसको हड़पा जा सकता है या कभी भी उसको ले सकता है या कभी उससे छीना जा सकता है, ऐसा नहीं होगा। एक विधि के अधिकार का पालन करके ही और उचित प्रक्रिया के द्वारा ही एक किया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है। तो आप सबको पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगर काजीरंगा की हम बात करें तो यह असम राज्य में स्थित है, जो कि 42,996 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी के प्रमुख बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस उद्यान को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2007 में क्या हुआ, ये बाघ आरक्षित घोषित किया गया। कौन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें 430 वर्ग किलोमीटर की कोर के साथ 1030 वर्ग किलोमीटर का कुल बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अब अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति देखते हैं तो इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है
1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हुआ और इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। ठीक है, कुछ और तथ्यों को देखें। प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 5 बड़े जीवधारियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रजातियों की बात करते हैं अगर हम पशु की तो जिसमें गैंडा है, बाघ है, हाथी है, एशियाई जंगली भैंस है और पूर्वी बारहसिंघा शामिल है। ये सभी प्रजातियां यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। 2014 में हुई बाघ जनगणना के आंकड़ों के अकॉर्डिंग काजीरंगा में 103 बाघ जो है अनुमानित थे, जो उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क जहाँ पे 215 और कर्नाटक में जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वहाँ पे 120 और उसके बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क 120 और तीसरी जो सबसे ज़्यादा बाघ की संख्या है वो आपका काजीरंगा में। ठीक है, काजीरंगा जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 का आवास क्षेत्र है, घर है। असम के कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो डिब्रू जो कि सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी आपको असम में। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनसे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में जो दिया गया वो किसे दिया गया। 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2020 के लिए जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन, इनको वाणिज्यिक नीलामी यानी कमर्शियल ऑक्शन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया और आधिकारिक रूप से यह पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार स्वीरेज एक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, आधिकारिक रूप से पुरस्कार की बात करें अर्थशास्त्र में जो नोबेल दिया जाता है वो स्वीरेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के तौर पे जाना जाता है। स्वीरेज रिक्स बैंक जो है स्वीडन का केंद्रीय बैंक है और इसने 1968 में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार की स्थापना की थी और ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और अब तक यानी 2021 तक 52 बार प्रदान किया जा चुका है। आर्थिक विज्ञान में प्रथम पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1969 में रगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहली बार रगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। और आपको मैं बताऊं कि अमेरिका के डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई और इस घोषणा के साथ ही इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को किसके लिए दिया गया तो अनपेक्षित प्रयोग या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोग से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र का 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, तो ये हुआ था 1990 में। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं HDR, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है और ये पहला जो हुआ था 1990 में हुआ था यानी 1990 में और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। देखिए, स्वास्थ्य यानी कि पानी, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जीवन प्रत्याशा। ठीक है, स्वास्थ्य यानी कि जीवन प्रत्याशा यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति को कितने साल जीवित रहना है। यह एक समूह के सदस्यों की औसत आयु का एक अनुमान है। ठीक है, शिक्षा यानी कि सकल नामांकन अनुपात, यह 3 स्तरों के लिए इस अनुपात का अर्थ अगर देखें तो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय से पूरे जो उच्च शिक्षा के लिए नामांकन अनुपात है उसको निकाला जाता है। और एक चीज़ आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपका राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास उतना ही बेहतर होगा। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी देश का विकास कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय जो निकलता है वो पूरी जो व्यय होती है उसको हम पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय आय निकलता है। जो
हमारा देश का कुल जो इनकम है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं अपने किससे, पॉपुलेशन से, तो हमें क्या मिलता है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय पता चलता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी जो हमारे देश की जो इनकम है, आय जो है, उसको हम पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह से यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।